हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि तुम देख ही रहे हो, कोनिक सेक्शंस, जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 11 है। और ये है क्या, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा कोनिक सेक्शन, ये कब से डेवलप हो रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो 200 BC में एक मैथमेटिशियन हुए हैं एपोलोनियस ने पहली बार इस वर्ड कोनिक का इस्तेमाल किया और एक बुक इसके ऊपर इलस्ट्रेशंस के साथ लिखी, द कोनिक, जिसमें कि कोनिक सेक्शंस का अच्छी तरह से जिक्र था। इसी पर ही थी ये बुक। उसके बाद आर्किमिडीज ने इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स दिए अपने और कमेंट्स दिए इसी टॉपिक के ऊपर, कोनिक सेक्शन पर। बुक पर नहीं, लेकिन कोनिक सेक्शन पर। और अगर उनकी मैं लाइफ के बारे में बात करूं तो वो अराउंड 250 BC में रहे हैं। तो BC मतलब हम 2000 साल से तो AD में जी रहे हैं, उससे भी 200 साल पहले की बात यहां पर हो रही है। उसके बाद काफी लंबे अरसे तक, तकरीबन 1800 साल तक, 1800 ईयर्स तक, कोनिक सेक्शन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो पाया। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1640 AD में एक मैथमेटिशियन हुए, ग्रेट मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस, जिनके नाम पर कार्टेशियन सिस्टम डेवलप किया गया। जब उन्होंने कार्टेशियन सिस्टम डेवलप किया 1640 AD में, तो जो इन दोनों मैथमेटिशियंस ने कोनिक पे काम किया था, उसको कार्टेशियन सिस्टम के साथ रिलेट करके अलग अलग इक्वेशंस बनाई गई। अलग अलग मैथमेटिशियंस ने टाइम टू टाइम इक्वेशंस क्रिएट की कोनिक सेक्शंस की। कोनिक सेक्शन मतलब सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये कुछ इसकी डेवलपमेंट रही है टॉपिक की। और अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखी जाए कि कोनिक्स को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगर बहुत बड़ी बात की जाए तो जब हम एक्सप्लोर करते हैं आउटर स्पेस को, तो हमें कोनिक की नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। उसके बाद अगर हम एटॉमिक पार्टिकल्स पे रिसर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है कोनिक सेक्शंस की नॉलेज। और कई और छोटी मोटी यूजेज और इंपॉर्टेंस हैं इस टॉपिक की, लेकिन ज्यादातर आजकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका यूज हो रहा है। तो ये तो है इसकी हिस्ट्री और इंपॉर्टेंस, तुम समझ गए होगे, कोई खास छोटा मोटा ये टॉपिक नहीं है। तो अब हम चलते हैं कि ये कोनिक सेक्शन का मतलब क्या है। जो वर्ड पहला है कोनिक, इसका मतलब है रिलेटेड टू अ कोन। कोन क्या होता है हम सब जानते हैं,
थ्री डायमेंशनल एक ऑब्जेक्ट है कोन, जैसा कि बर्थडे कैप्स होती हैं, उससे रिलेटेड कोन से रिलेटेड। और सेक्शंस का क्या मतलब होता है? हम सब जानते हैं कि सेक्शंस कब बनाए जाते हैं? जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जाएं। जैसे 11th क्लास जो है वो सेक्शंस में बटी हुई है, 11th A, B, C, D। तो ये सेक्शंस हैं, यानी 11th क्लास के इतने पार्ट्स हैं, तो सेक्शंस का मतलब पार्ट्स। तो कौन से रिलेटेड पार्ट्स और उसमें कौन कौन सी कर्व्स आ जाती हैं मैं बता देता हूं। सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ये 4 कर्व्स हैं जो कोन के हिस्सों से ही हमें पता लग जाती हैं। ये अभी हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। 4 ही एक्सरसाइजेज हैं इस चैप्टर की रिलेटेड टू दीज 4 कर्व्स। जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन किया था, तो स्ट्रेट लाइन में सिर्फ स्ट्रेट लाइन के बारे में ही पढ़ा था, लेकिन यहां पर इस चैप्टर में हम 4 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सर्कल को तो तुम पहले से ही जानते हो। सर्कल अब कोन का हिस्सा कैसे है? देखो, अगर हम एक कोन ड्रॉ करें, या तुम्हारे पास अगर एक कोन है तो देखना करके, चाहे ये हाइट की लाइन है, एक्सिस है कोन की, और ये एंगल मान लो अल्फा है। तो अगर तुमने किसी कोन को ऐसे इस एक्सिस से परपेंडिकुलर काट दिया, जैसे कि यहां पर भी ये कटा हुआ दिखाई दे रहा है, तो हमें कौन सा यहां पर कर्व दिखाई देगी? एज जो होगी कटी हुई, जैसे ये एज है, ये एज पेपर की जो होगी वो सर्कल बन जाएगा। तो अगर ये एक्स इस लाइन से, ये हमने जो ये कट करने की जो लाइन बनाई, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना, उसको अगर हम बीटा कहें, तो सर्कल के लिए बीटा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जब तुम 90 डिग्री पर काट दोगे, इस हाइट की लाइन से 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर काट दोगे कोन को, तो जो यहां पे तुम्हें दिखाई देगी एज पेपर की, वो सर्कल होगी, जैसे कि ये भी है, ये भी 90 डिग्री पर है। अच्छा, अब बात करते हैं हम इलिप्स की। इलिप्स में क्या होगा? इलिप्स कैसे मिलेगा हमको? इलिप्टिकल शेप हम सब जानते हैं क्या होता है। हमारे जो ऑर्बिट हैं वो सारे इलिप्टिकल हैं। सन के अराउंड, अर्थ का, सभी प्लैनेट्स का जो ऑर्बिट है वो ऐसे इलिप्टिकल है, इस तरह से घूम रहे हैं, वो सर्कुलर नहीं है, हम सब जानते हैं। अब इलिप्स ऐसा होता है। तो अब अगर हम यहां पे एंगल अल्फा है, ये हम अगर इसको ऐसे एंगल पर काटें, ये एंगल बीटा, अगर ये बीटा एंगल अल्फा से बड़ा हो लेकिन 90 से छोटा हो, जैसा कि मैंने ये बनाया, तो यहां पर जो तुमको कर्व दिखाई देगी कागज की एज की, वो क्या होगा? वो इलिप्स होगा। इलिप्स इस तरह से कोन का हिस्सा है। इससे आगे चलते हैं, पैराबोला की बात करते हैं। हमारे पास एक पेपर का वो है, कोन है, यहां पे एंगल अल्फा है। अगर इस एंगल अल्फा के बराबर, इस एंगल अल्फा के बराबर मैं इस तरह से काट दूं इलिप्स को नहीं, सॉरी, कोन को, मतलब एंगल अल्फा और बीटा बराबर हो जाएं, तो यहां पे जो इस तरह से मुझे एज दिखाई देगा, इस तरह से कट जाएगा, ये हिस्सा तो कट के अलग हो जाएगा, तो इस तरह रह जाएगा कोन। तो ये कौन सा कर्व कहलाती है? ये होगी पैराबोला। और लास्ट में हम हाइपरबोला की बात कर रहे थे, तो इसमें है 2 कोन हैं हमारे पास, वर्टेक्स से जोड़ दिया हमने। अब ये एंगल तो अल्फा है, अगर एंगल
अल्फा बीटा से बड़ा हो जाए लेकिन 0 से बीटा बड़ा रहे। हम उस एंगल पर अगर यहां पे ऐसे कट कर दें इस तरफ, तो ये जो एंगल है ये बीटा एंगल है। तो यहां पे जो दो ऐसे कटे हुए हमें पार्ट दिखाई देंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ऐसे दो तरफ कट जाएगा ये। तो जो कर्व दिखाई देगी हमको वो दोनों मिलाकर हाइपरबोला कहलाएंगे। तो इस तरह से कोन के हिस्सों से ही हम सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला ले सकते हैं। लेकिन हम इसकी स्टडी अगर करेंगे तो वो एनालिटिक स्टडी करेंगे। एनालिटिक स्टडी का मतलब है कि हम इक्वेशंस की बात करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे इन चारों कर्व्स की, और कैसे इक्वेशन बनी इस बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम इनको समझने की कोशिश करेंगे कि ये कर्व्स क्या हैं। तो सबसे पहला नंबर है हमारा सर्कल का। तो पहली एक्सरसाइज ही सर्कल की है। सर्कल कोन के हिस्से से जरूर निकला है लेकिन हम सर्कल को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। इलिप्स भी कोन के एक हिस्से से निकल आया लेकिन हम इसको भी इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ऐसे ही पैराबोला को अलग पढ़ेंगे और हाइपरबोला को भी अलग पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि ये चारों कर्व्स कोन को काट कर मिल जाती हैं, जिस तरह मैंने बताया, तुम अगर पेपर का कोन बना लो, तुम एक पेपर का कोन बनाओ और जो कंडीशंस मैंने बताई हैं अल्फा बीटा की, उनका ध्यान रखकर कोन को काटोगे तो वही कर्व्स तुम्हें दिखाई देंगी। लेकिन हम इन चारों कर्व्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे कार्टेशियन फॉर्म में। तो मैं सर्कल के ऊपर चलता हूं। पेज मेरा ये खत्म हो रहा है, इस पेज को मैं पलट लूं, उसके बाद सर्कल की बात शुरू करते हैं। सबसे पहला काम सर्कल का। अब अगर हमने सर्कल को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? सर्कल ऐसा होता है, हमको सबको पता है, एक इसका सेंटर होता है। तो ये जो सेंटर है ये फिक्स्ड है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है। एक फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये भी फिक्स्ड डिस्टेंस है। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहते हुए जो भी पॉइंट्स प्लॉट होंगे, वो जो कर्व बनेगी उसको हम सर्कल कहते हैं। हम सब जानते हैं सर्कल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तुम्हारे पास राउंडर होता है जिसमें तुम पेंसिल को फिक्स करके और उसका सेंटर फिक्स करके, पिन को राउंडर के एक जगह फिक्स करके और उसके चारों तरफ पेंसिल को घुमा देते हो। तो करते क्या हो, बेसिकली फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स दूरी पर ये पॉइंट्स प्लॉट कर देते हो, जो कि एक सर्कल बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स h, k हैं, सेंटर, और ये पॉइंट P, एनी पॉइंट x, y, तो इनके बीच का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है r, वो भी फिक्स्ड है। तो h, k और r तो फिक्स्ड है। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगाएंगे हम तो x माइनस एच स्क्वायर, देखो x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 यानी y माइनस k स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर रूट करें हम तो वो r के बराबर, रेडियस के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो x माइनस एच स्क्वायर प्लस y माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये होती है इक्वेशन। इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स वाई एज इट इज रहेंगे जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में था। h, k सेंटर है सर्कल का और r है रेडियस। जैसे कि मान लो अगर सर्कल का सेंटर है 2,3 और रेडियस है 5 यूनिट्स, तो सर्कल की इक्वेशन कैसे बनेगी? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर।
इसको हम ओपन कर लेंगे। तो ओपन करके क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये 25 इधर आ गया। अब इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देते हैं। सॉरी, यहां पे y आएगा एक्स स्क्वायर, फिर ये वाई स्क्वायर लिख लो, उसके बाद ये x का माइनस 4x, उसके बाद ये y की टर्म माइनस 6y। अब ये 4 और 9 13 हो गया, प्लस का 13 माइनस का 25 तो यानी कि माइनस का 12 आ गया। तो माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये है फॉर्म। ये मैंने अलग फॉर्म में लिख दिया सर्कल। इस तरह से जब हम लिखते हैं ये, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम इस तरह से लिख देते हैं सर्कल की इक्वेशन, तो इसको कहते हैं हम जनरल फॉर्म। तो तुमने फॉर्मूला, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म का ये नोट कर लेना है, नोट कर लो। दूसरा, जनरल फॉर्म का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये है जनरल फॉर्म, इसको नोट कर लो। ये जनरल फॉर्म है और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इन दोनों में अब रिलेशन क्या है, देखो यहां पे स्टैंडर्ड फॉर्म में देखते ही हमको सेंटर और रेडियस दोनों चीजें पता लग जाती हैं सर्कल की। सर्कल से रिलेटेड चीजें ही दो हैं, एक सेंटर और एक रेडियस। वो कहां पर है और कितना बड़ा है। सेंटर यानी कहां पर है और रेडियस यानी कितना बड़ा है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते ही ये नजर आ जाता है, लेकिन जनरल फॉर्म को देखकर ये नहीं नजर आता, क्योंकि ये होल स्क्वायर एक्सपेंड कर चुके हैं हम यहां पर। तो कैसे नजर आएगा वो, मेरे साथ साथ जरा लिख लेना, जो मैं कहूंगा लिखने को आसान रहेगा फिर तुम्हारे लिए। देखो, अगर इन दो फॉर्म्स को कंपेयर करें तो 2g की जगह यहां -4 है, 2f की जगह यहां -6 है और -12 की जगह यहां c है। तो यहां से सेंटर क्या आता है, -g, -f। अगर जनरल फॉर्म में तुमको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है तो वहां से तुम किस तरह से सेंटर निकालोगे, -g, -f, यानी x और y के कोफिशिएंट्स को हाफ करके उनका साइन चेंज कर दोगे। यहां करो जरा, इनको हाफ करो, 2 3 -2 -3, साइन चेंज कर दो 2 3। तो यही लेके चले थे हम, 2 3 सेंटर था। देखो दोनों का साइन चेंज करो, प्लस का कर दो और हाफ कर दो 2 3। तो देखो यही किया मैंने यहां से यहां। और रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा, रेडियस होता है g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट। ये कैसे होता है, अब देखो, अगर हम इसी से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की कोशिश करें तो x² प्लस 2gx प्लस y² प्लस 2fy को हमने इस तरफ रख लिया, c को दूसरी तरफ ले गए -c। अब दोनों तरफ हम 2 नंबर प्लस करेंगे, एक g², एक f²। इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड किया मैंने, g² प्लस f² माइनस c। ये कितना बन गया, ये बन गया x प्लस g होल स्क्वायर। ये कितना बन गया, y प्लस f होल स्क्वायर इज इक्वल टू g² प्लस f² माइनस c। तो अगर हम इसको, इस इक्वेशन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो h और k की जगह तो यहां पे -g और -f दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस r² की जगह क्या दिखाई दे रहा है, g² प्लस f² माइनस c। इसीलिए r की वैल्यू इसका स्क्वायर रूट होगी, क्योंकि इसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर है ये, तो ये r का स्क्वायर है, तो r की वैल्यू ये है। तो तुमने एक ये लाइन नोट करनी है, अगर जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन होती है तो सेंटर ऐसे ढूंढते हैं और रेडियस ऐसे ढूंढते हैं। तो ये तो है सारा का सारा हिसाब किताब हमारे इक्वेशंस का। अच्छा, एक डायामीटर फॉर्म भी होती है। एक, अगर हमारे पास सर्कल है जिसका डायामीटर हमको दिया हुआ है और डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1
और x2 y2। तो तुमको अगर इक्वेशन फाइंड करने को कहा जाए तो तुम इनका मिड पॉइंट निकालोगे, वो सेंटर हो जाएगा, फिर डिस्टेंस निकालोगे और फिर यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करोगे। लेकिन उससे ज्यादा शॉर्टकट मेथड हमारे पास है, वो क्या है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। ऐसे भी निकाली जाती है इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको कहते हैं डायामीटर फॉर्म। डायामीटर फॉर्म में डायामीटर के एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, तो यहां पुट कर दो। x और y तो एज इट इज रहेगा, x1, y1, x2, y2 यहां पुट कर दो इस तरह से, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो तुमको तीन तरह से इक्वेशंस फाइंड करने के बारे में बताया मैंने। एक ये डायमीटर फॉर्म, एक ये जनरल फॉर्म और एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 3 फॉर्म्स हैं सर्कल की, जैसे कि 5 फॉर्म्स थी स्ट्रेट लाइन की। तो आई थिंक ये नोट कर लिया होगा तुमने। और अब हम पहली एक्सरसाइज की तरफ चल सकते हैं। तो मैं 11.1 एक्सरसाइज शुरू करता हूं, लेकिन पेज पलट के, पेज खत्म हो गया मेरा। तो ये है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। पहले जो 5 क्वेश्चन है उनमें हमने इक्वेशंस फाइंड आउट करनी है। 5 क्वेश्चंस में सेंटर और रेडियस दिया हुआ है सर्कल का। सेंटर इज 0,2, रेडियस इज 2। हमें सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। तो हमने सॉल्यूशन शुरू किया। गिवन सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल का सेंटर था h, k। तो तुमने लिखना है हेयर h इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 2 और रेडियस r इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म लगाएंगे। x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। तो x माइनस 0 होल स्क्वेयर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 स्क्वेयर। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इनको ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को। तो ये तो x स्क्वेयर हो गया, माइनस 0 तो अलग से लिखने की जरूरत नहीं। यहां पे अब y स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर 4। तो अब 4 से 4 कैंसिल हो गया और इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म में आंसर दिया है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला यूज किया और आंसर दिया हमने जनरल फॉर्म में। ये याद रखो स्टूडेंट्स, हमेशा जनरल फॉर्म में ही आंसर दिया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कितना आसान था। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या दे रखा है, मैं गिवन लिख रहा हूं। गिवन सेंटर दे रखा है उसमें -2,3 एंड रेडियस 4 ये बता रखा है हमको। तो तुमने लिखना है हेयर h इज इक्वल टू -2, k इज इक्वल टू 3, r इज इक्वल टू 4। ये हमने लिख लिया। तो अब हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस एच स्क्वेयर प्लस y माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। यानी कि x प्लस 2 हो गया। देखो -2 था, माइनस ऑफ माइनस प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y
और ये 16 है, तो -16 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले पावर 2 वाली टर्म्स लिखेंगे और इनमें भी x पहले लिखेंगे, फिर पावर 1 वाली टर्म्स हैं और इसमें भी पहले x लिखेंगे, प्लस 4x माइनस 6y। उसके बाद कांस्टेंट टर्म 4 और 9, 4 और 9 प्लस होके आ गया 13, 13 माइनस 16 यानी कि माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया हमारा सर्कल की इक्वेशन का। ये सर्कल की इक्वेशन है और फिर से मैंने आंसर किसमें दिया है, जनरल फॉर्म में दिया है। अब फटाफट हम थर्ड भी कर लेते हैं। थर्ड में गिवन सेंटर दिया हुआ है 1/2, 1/4। ऐसा सेंटर भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और रेडियस 1/12। तो यहां पर h इज इक्वल टू 1/2, k इज इक्वल टू 1/4, r इज इक्वल टू 1/12। तो तुम ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इज ये दो लाइनें तुमने अब खुद लिख लेनी है। मैं सीधा यहां इस स्टेप पे आ रहा हूं, वैल्यू पुट करके जो बनेगा वो मैं कर रहा हूं। तो x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/12 का स्क्वायर। तो ब्रैकेट ओपन कर दिया, x स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस का x प्लस y स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस का 1/2 y, क्योंकि 2ab होना है, और माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। ये 1/12 का स्क्वायर इस तरफ आ गया। तो अब 4, 16 और 144 और 2, इन सब का एलसीएम 144 है। तो 144 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। 144 एक्स स्क्वायर, फिर मैं वाई स्क्वायर की टर्म लिखूंगा, प्लस 144 वाई स्क्वायर, फिर एक्स की टर्म लिखूंगा, माइनस 144 एक्स। उसके बाद वाई की टर्म लिखूंगा, तो 1/2 पहले ही है इसके साथ, तो 1/2 इंटू 144 करूंगा तो 72 आएगा मेरे पास, तो माइनस 72y। उसके बाद 1/4, तो 1/4 को जब मैं 144 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 3 द 12, और फिर कितना बचेगा 2 24, तो 6 द, तो ये बचेगा 36 1/4। फिर 1/16 को जब मैं 144 से करूंगा तो 16, अब तुम सब जानते हो 16 9 द कितना होता है 144 होता है, तो यहां 9 आ जाएगा। तो ये दोनों नंबर प्लस के हैं, तो 36 प्लस 9 कितना बन गया कितना बन गया ये 45। और माइनस 1/144 इसको करेंगे तो -1, तो -1 तो 44, तो प्लस का 44 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई जनरल फॉर्म में। जनरल फॉर्म मैंने x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताया था, लेकिन कई बार जब ऐसी सिचुएशन हो जब 1/1/1 ज्यादा आ रहा हो, तो हम ऐसा भी करते हैं कि एलसीएम लेके सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर आंसर देते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 तुम अपने आप कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 भी अपने आप कर सकते हो। मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक जो है उस पे, वो डिफरेंट टाइप है। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, बाकी 4 और 5 अपने आप करने। तो मेरा पेज खत्म हो रहा है, पेज पलट लूं और फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 9, ये 8 और 9, ये 4 क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 6 to 9, जिसमें हमने क्या करना है, हमें इक्वेशन दी होगी सर्कल की, हमने सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो दी हुई है इक्वेशन वो हमने लिख ली। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो तो मैंने लिखा कंपेयरिंग दिस
विद स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली, x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कंपेयर करने पर h की जगह क्या लिखा हुआ है -5, k की जगह क्या लिखा हुआ है 3, क्योंकि दोनों के साइन यहां से चेंज हो रहे हैं, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है 36। तो h की वैल्यू क्या है -5, k की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 6। तो देयरफॉर सेंटर इज -5,3 एंड रेडियस इज 6। तो कितनी आसानी से देखो पता लग गया हमको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं। गिवन इक्वेशन इज x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो तुमने क्या कहना है, कंपेयरिंग दिस विद, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है तो जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म थी। तो अब यहां से 2g की जगह क्या लिखा हुआ है, 2g की जगह -4, 2f की जगह क्या लिखा हुआ है, y का कोफिशिएंट -8, और c की जगह क्या लिखा हुआ है -45। तो अब g की वैल्यू क्या आ गई -2, 2 से डिवाइड कर दिया, f की वैल्यू क्या आ गई -4 और c की वैल्यू -45। तो देयरफॉर सेंटर इज -g, -f, दैट इज, अब g और f तो आ गए, इसका साइन चेंज कर दो, -g -f के लिए 2,4 सेंटर आ गया। और रेडियस का फॉर्मूला था g² प्लस f² माइनस c, इसका स्क्वायर रूट। तो g² कितना आएगा 4 प्लस f² 16 माइनस c की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है तो प्लस 45 हो गया। तो ये कितना हो गया r आ गया 20 प्लस 45 65 अंडर रूट 65। इस तरह से रेडियस और सेंटर दोनों हमने पता कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 तुम अपने आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 9 के लिए मैं हिंट दे देता हूं। इक्वेशन है 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। तो इसको तुम पहले तो ऐसे लिख लो, x² प्लस y² माइनस 1/2x इज इक्वल टू 0। ये जो x² y² है इनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। और फिर जब तुम इस इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो देखो 2g की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है -1/2। अच्छा 2f की जगह यहां पर क्या लिखा हुआ है, y की टर्म ही नहीं है तो 2f जो है वो 0 है, और c भी नहीं है तो c की जगह भी 0 है। तो इन वैल्यूज को लेके तुम रेडियस और सेंटर दोनों पता लगा सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये 11.1 एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस मैंने पहले डिस्कस कर लिए, अपने आप प्रैक्टिस करो। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाके इस वीडियो को 1 to 5 के स्केल पर रेटिंग जरूर देना, ताकि मुझे पता लग सके कि मैं कहां तक तुमको हेल्प करने में सक्सेसफुल हुआ हूं। अगर तुम ट्यूशन को एबॉलिश करना चाहते हो लाइफ से, क्योंकि ट्यूशन तुम्हारा टाइम और तुम्हारे मम्मी पापा का कमाया मेहनत का पैसा दोनों ही खत्म कर देती है, काफी सारा बर्बाद कर देती है, जो कि बचाया जा सकता है। बर्बाद इसलिए कह रहा हूं कि बचाया भी जा सकता है। कैसे? इस ट्यूशन को एबॉलिश करके वो टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, और पढ़ाई कहां से होगी? तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसको सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके तुम देखोगे तो सिर्फ तुम्हारी क्लास ही नहीं, 10th क्लास और 12th क्लास तीनों क्लासेस का चैप्टर वाइज तुम्हें प्लेलिस्ट वीडियोस की मिल जाएगी।
वहां से तुम सारा का सारा सिलेबस फॉलो कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आए और मैक्सिमम मार्क्स तुम अटेन कर सको। अगर वीडियो पसंद करो तो लाइक और शेयर भी कर देना स्टूडेंट्स। शेयर किस लिए? क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। तो कमेंट करना मत भूलना। इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 9 तक प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।